हेलो स्टूडेंट्स। तो जेईमेन के लिए जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले थे वो स्टार्ट हो गया है। सीरीज़ में क्या करेंगे, 200 मोस्ट एक्चुअल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चंस जेईमेन में आ सकते हैं। तो इसमें हम 20 सेशंस रखेंगे टोटल। ये सेशन नंबर 1 है। हर सेशन में 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि डेली हम एक सेशन रखेंगे। और सेशन 1 जो स्टार्ट किया है इसमें डिस्कस करते हैं, मतलब और क्या, 10 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है उसमें कि इफ द वैल्यू ऑफ m4 प्लस 1/m4 इक्वल टू 119, देन द वैल्यू ऑफ m3 माइनस 1/m3 इक्वल टू। तो एक काम करते हैं यार, यहाँ पर m4 प्लस 1/m4 दिख रहा है तो होल स्क्वायर बना सकते हैं, है ना, इसको। तो उसके लिए हमको ज़रूरत लगेगी किसकी, -2 से भी बना सकते हो, +2 से भी बना सकते हो। बट हमको +2 से बनाना चाहिए क्योंकि +2 करेंगे इधर भी, LHS में भी और RHS में भी। यहाँ भी +2 किया, इधर भी +2 किया, तो ये 121 बन जाएगा, 121 बन जाएगा। और 121 का स्क्वायर रूट फिर हम ले पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ ये भी कर लो कि इसके अगर आप फैक्टर देखो तो इसका फैक्टर हो जाएगा, एक तो m-1/m होगा, है ना, मोड में। और दूसरा फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा m, मतलब ये a³ - b³ वाला बन गया, तो m² प्लस 1 प्लस 1/m², ये बनेगा दूसरा फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम +2 कर रहे हैं देन ये बन जाएगा m² का स्क्वायर +2 प्लस 1/m² का स्क्वायर इक्वल टू 121 है। ऐसा ऐसा लिख दिया। और इसको फिर m² प्लस 1/m² का स्क्वायर लिखा हमने। और ये 11 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड, तो m² प्लस 1/m² इक्वल टू आ जाएगा ±11। अब क्योंकि दोनों स्क्वायर का सम नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए 11 ही आएगा। वापस यहाँ पे भी सेम काम आप कर सकते हो, +2 कर सकते हो, बट यहाँ पर +2 नहीं करेंगे हम बोथ साइड, यहाँ पे करेंगे -2। और क्यों करेंगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि -2 करेंगे तो ये m-1/m का और स्क्वायर बन जाएगा, और इधर बन जाएगा -2 करने पर 9। और यहाँ पे बोथ साइड अगर आपने रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ जाएगा इस मोड इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब m-1/m जो है वो ±3 होगा। लेकिन मैंने मोड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मोड का वैल्यू चाहिए था, है ना। या ±3 भी लिख लो तभी कोई दिक्कत नहीं है, +-3 डालोगे मोड में तो 3 आएगा। तो ये 3 आया। और m² प्लस 1/m², ये यहाँ पर 11 है, उसका वैल्यू 11, है ना। m² प्लस 1/m² का वैल्यू 11 प्लस 1, 12 हो गया। तो कितना आ गया, 36 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सवाल था, है ना, समझ में आया। ठीक है। अगला सवाल है, शायद ये PYQ भी शायद हो सकता है सवाल, बट ठीक है। इस सवाल में एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग का, जो कि होता है ये वाला प्रॉपर्टी, a log BC इक्वल टू C log यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, a log AB, दोबारा लिख देते हैं। हाँ समझ गया, मतलब a log, यहाँ रूट में आ जाएगा AB, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा यहाँ पर, और log B, और A यहाँ आ जाएगा फिर इसमें। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होता है। अब इसका प्रूफ अगर कोई चाहता है कि इसका प्रूफ बता दो सर हमको, तो बड़ा आसान प्रूफ है इसका। अगर हम LHS से RHS में लेके जाएंगे तो करना क्या होता है कि भाई हमको चाहिए ये लाना है हमको, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो मैं log B A मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर उसको बैलेंस करने के log A भी कर देता हूँ, है ना। मुझे लगता है ये बात समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ log B A किया, यहाँ log A B किया, तो उससे क्या होगा फ़ायदा, ये log A B बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में दिस इज log B A। देन फिर क्या होगा कि ये B यहाँ आ गया, है ना, मतलब समझ रहे हो बात को, कि दिस इज लाइक ऐसा कि इसका पूरा का पावर ये बन रहा है।
तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, बी हो जाता है, आपको पता ही है, हो गया ना प्रूफ, बस इतना ही है। कुल मिलाकर इससे मल्टीप्लाई किया आपने और इससे डिवाइड कर दिया, मतलब सॉरी मतलब log ए बी इंटू लॉग बी ए कर दिया और इसका रूट में, तो प्रूफ हो गया ये। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो क्वांटिटी मुझे दिख रहा है, दोनों क्वांटिटी सेम है, इक्वल है, तो इक्वल है तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, मतलब ये इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो फिर क्वालिटी क्या बचेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बचेगा, और यहाँ तो इसका वैल्यू टू होता ही है, इसका वैल्यू थ्री होता ही है, तो टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट से देना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर को मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, सम ऑफ रूट्स तो कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा नाइन, माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है प्लस टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस टू आ रहा है, तो सेवन आंसर होना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे सवाल को, तो बस ये प्रॉपर्टी यूज करना था जो आपको दिख रहा है, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी, और उसका प्रूफ बता दिया गया। तो अगर किसी को लगता है कि प्रॉपर्टी कैसे है, प्रूफ है हमारे पास, बाकी इस क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं है, और बस प्रॉपर्टी अगर आपने समझ लिया लोग का, तो फिर सवाल हो ही जाएगा सोल्व। अगला सवाल है सीक्वेंस एंड सीरीज से सवाल है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, कि 1 3 5, है ना, और नंबर लिखे हैं 1 3 5 7 9 11। तो ऐसे बोल रहा है कि फिर इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे रोज लिखे हुए हैं ऐसे, तो बोल रहा है कि टी एन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द nth, टी एन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द nth, देन लिमिट ऑफ द nth का क्या मतलब, nth रो की बात कर रहा है क्या, कि फर्स्ट रो पे, सेकंड रो पे, थर्ड रो पे, फोर्थ, फिर फिफ्थ रो, मे बी nth रो की बात कर रहा होगा कि टी एन इज द फर्स्ट टर्म, है ना, मतलब जैसे यहाँ पे ये ए पी दिख रहा है ना, कि जैसे ये 3 5 तो चलो उसको ए पी में नहीं बोल सकते, बट 7 9 11 ये एक ए पी है, तो ये एक ए पी ए पी है ना, तो ऐसे करके nth रो में भी ए पी ही बनेगा, है ना, जैसे थर्ड रो से ए पी बनना स्टार्ट हो गया ना ये, तो वहाँ से टी एन निकलेगा, है ना। तो जो nth रो आएंगे उससे पहले n माइनस वनथ रो आ जाएंगे, और n माइनस वनथ रो तक कितने टर्म्स जाएंगे वो हमको पता करना पड़ेगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि nth रो में, nth रो से पहले कितने रो होंगे, n माइनस वनथ रो होंगे, तो वहाँ तक कितने नेचुरल नंबर निकल चुके होंगे। तो भाई फर्स्ट रो में एक नंबर निकला, फिर सेकेंड रो में 3 और 5 यानी कि 2 नंबर निकले, फिर थर्ड रो में 3 नंबर निकलेंगे, ऐसे n माइनस वनथ रो में n माइनस वन और नंबर्स आ जाएंगे। तो इतने नंबर्स निकल चुके होंगे nth रो से पहले, इतने और नंबर निकल चुके होंगे। तो कितने और नंबर होंगे, सम करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स, यानी कि n माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू, है ना। अब इतने नंबर्स में से जो लास्ट नंबर होगा, है ना, वो n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू एथ नंबर होगा, जो भी होगा, है ना। और ये सारे नंबर्स भी ए पी बना रहे हैं, 1 3 5, है ना, और नंबर्स आर इन ए पी। और ऑड नंबर्स को वन से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, टू आर माइनस वन से या टू एन माइनस वन से, है ना, कि आरथ ऑड नंबर फ्रॉम वन क्या होगा, टू आर माइनस वन होगा। पुट करके देख लो, आर इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन आएगा, आर इक्वल टू पुट करेंगे तो थ्री आएगा। और ये आया कैसे होगा, ये ए पी से आया है ना, कि आरथ ऑड नंबर क्या होगा, वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी, डी कितना है टू, वहीं से आया ना। तो बहुत बेसिक चीज़ें, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ लेकिन फिर भी। तो लास्ट एन माइनस वनथ रो का जो लास्ट नंबर होगा वो कैसे आ जाएगा, टू इंटू आर, आर यहाँ पे ये काम करेगा, एन माइनस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू माइनस वन, ठीक है ना, ऐसा माइनस वन बाहर रहेगा,
ठीक है ना, ये इतने ये लास्ट नंबर होगा उस एन माइनस वन रो का। तो जो nth होगा उसका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो प्लस टू ऐड कर दो यार, है ना, वो भी एक ओड नंबर होगा, तो प्लस टू ऐड कर देंगे, टू से टू चला जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन आएगा। ये nth रो का फर्स्ट टर्म होगा और इसी को आपने टी एन बोला है। अब आपको लिमिट निकाल देना है, अच्छा लिमिट भी इसमें है एन टेन टू इन्फिनिटी, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन माइनस एन। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इंटरमीडिएट फॉर्म जिसको आप बोलते हो, तो उसमें हम क्या करेंगे कि रेशलाइज करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन एंड प्लस एन, रेशलाइज कर दिया एन स्क्वायर से, सॉरी रेशलाइज करेंगे तो माइनस आएगा ना, यहाँ तो माइनस आएगा, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया। अब इसमें वही आप लॉ ऑफ लव जिसको बोलते हो, या फिर मतलब एन के हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो सॉरी एन से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर तो माइनस वन बचेगा, नीचे जो स्क्वायर रूट है वहाँ पे वन आएगा और यहाँ पर भी वन आएगा, है ना, समझ में आएगा ना कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप एन से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट में के अंदर एन स्क्वायर जाएगा वो, तो ये वन माइनस वन बाई एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, एन टेन टू इन्फिनिटी है इसलिए वन अपॉन एन भी जीरो हो जाएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, तो वन बचेगा, और यहाँ एन से डिवाइड करेंगे तो एन अपॉन एन, ये एन अपॉन एन वन बनेगा, इसलिए वन प्लस वन आया है, यानी कि आंसर आ गया माइनस वन बाई टू, सी बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड था ये, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस लिमिट का कंसेप्ट यूज हुआ है, मतलब मेन तो यही था, ये पहचानना इसमें सीक्वेंस सीरीज में कि किस तरह से ये एन माइनस वन रो का लास्ट नंबर फाइंड करना है, देन फिर आ जाएगा। और भी तरीके से आप इसको कर कर सकते हो मेरे हिसाब में, कि इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप ये देखो, जैसे फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट टर्म वन है फर्स्ट रो का, फिर सेकंड रो का फर्स्ट टर्म थ्री है, फिर फोर्थ फोर है, फिर सेवन नहीं फोर नहीं सेवन, सेवन, फिर थर्टीन, फिर 21 एंड सो ऑन। ऐसे कोई nth रो का जो फर्स्ट टर्म होगा वो टी एन होगा, और ये टी एन माइनस वन क्या लिखा है, ये एन माइनस वन रो का फर्स्ट टर्म लिखा है, ये सारे रो के फर्स्ट टर्म लिख दिए हमने। तो आप समझ पा रहे हो कि इन सबके डिफरेंस किस में, एपी में, थ्री माइनस वन टू, सेवन माइनस थ्री फोर, टू फोर, फिर सिक्स टू फोर, ये एपी में आ रहे हैं, तो सीक्वेंस के डिफरेंस एपी बन रहा है, तो उसका टी एन कैसे फाइंड करते हैं हम, एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं और माइनस कर देते हैं, है ना भाई, ये तो करते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाता है, क्योंकि एस तो कॉन्सेंट ही रहेगा जो भी था पहले स्टार्टिंग में, तो इसको माइनस किया तो जीरो आ गया, ये नीचे वन बचेगा, यहाँ पर टू, फिर फोर, फिर सिक्स एंड सो ऑन चलता रहेगा, एपी बन गया ये। तो यहाँ तक एपी बनेगा, जब टी एन में से टी एन माइनस वन को माइनस करेंगे तो ये एपी बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये माइनस टी एन है ना, क्योंकि ऊपर जीरो था, माइनस करेंगे माइनस टी एन आएगा। अब टी एन को ले जाओ एल एच एस में, तो टी एन इक्वल टू वन प्लस, ये एक ए पी बना है, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो आप समझ गए, सब बच्चे समझ गए होंगे मेरे सामने कि सर इसमें हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म्स को माइनस किया है, एक टर्म नहीं किया था। ठीक है, ऐसे ऐसे सेकंड जब एस शिफ्ट करके लिखा था उसमें भी टी एन लास्ट टर्म माइनस नहीं हुआ था, बाकी एन माइनस वन टर्म माइनस हो गए थे, तो मतलब कि एन माइनस वन टर्म्स माइनस कर रहे हैं, तो इसमें ये एन माइनस वन टर्म्स है, ठीक है ना, एन माइनस वन टर्म्स है, तो फॉर्मूला लगा दो फिर तो यार, कि ए पी का फोर प्लस एन माइनस टू, और कॉमन डिफरेंस टू है ही सही, है ना, तो अब टू से डिवाइड कर दो तो वन प्लस एन माइनस वन, टू से अंदर डिवाइड कर रहा हूँ तो टू प्लस एन माइनस टू, यानी कि एन आ जाएगा, देखो सेम आया ना, टी एन यहाँ पे जो आया है और ये जो आया है सेम है, ऐसे कर लो आप, टी एन ऐसे फाइंड कर लो, ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है ना। दिस इज मेथड नंबर टू, कि
यहाँ पे पहचानना कि जो nth मतलब जो n रोज है उन सब के फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस AP में है, वहाँ से हम nth रो का फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। अगला सवाल है फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है इसका और XYZ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं। भाई फर्स्ट नंबर को ऐसे माना हमने x4 अपॉन XYZ, दिस इज फर्स्ट टर्म वे फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर y4 अपॉन सेकंड नंबर इज y4 अपॉन XYZ। थर्ड नंबर इज z स्क्वायर अपॉन XYZ। z स्क्वायर है, Z4 है, ठीक है। तो AMGM ऐसा कुछ लग रहा है कि AMGM का यूज हमको करना। अच्छा, अगर यहाँ ZQ भी है, Z4 नहीं है, देन फिर ये ऐसे नहीं जाते हैं इस पर। एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे लिखो, क्योंकि जब प्रोडक्ट करेंगे इनका x4 प्लस y4 और प्लस जेड स्क्वायर, तो Z4 होना जरूरी है सिमेट्री से अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, दो जेड स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, जेड स्क्वायर को लिख दिया Z2/2 प्लस Z2/2, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो Z4 बनेगा। तो AM अगर इन चार नंबर का AM करेंगे डिवाइड बाई 4 आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो x4 y4 और Z4 आ जाएगा, और 2 into 2 भी 4 आएगा, और पावर आ जाएगा, होल पावर आ जाएगा 1/4, है ना। और ये अच्छी बात भी है हमारे लिए, क्योंकि x पावर 4 है और उसका पावर सबका होल पावर 1/4 है, तो वो XYZ बचेगा, और यहाँ डिनोमीटर में XYZ ही है। तो आप सोच पा रहे हो कि x4 प्लस y4 प्लस ये तो जेड स्क्वायर है, और यहाँ पे बन जाएगा XYZ बनेगा। तो XYZ तो हमने यहाँ डिनोमीटर में ले लिया, है ना। और ये 4 जो है, ये 4 हमने RHS में भेजा तो 4 हो गया, और ये 4 है 1/4 है, और उसका पावर 1/4 है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा है कि 4 पे पावर 1/4 यानी कि 2 पे पावर 1/2 यानी कि √2। तो ये 4 डिवाइड बाई √2 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2 बस। तो बी ऑप्शन आ गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यूज़ किया है। और थोड़ा सोचना ये था कि क्योंकि जेड स्क्वायर है यहाँ पर, इस वजह से फिर हमने जेड स्क्वायर को लिख दिया Z2/2 प्लस Z2/2, ताकि उससे फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि चार टर्म बन जाएंगे, और चार टर्म बनेंगे तो उनका GM जो आएगा उसमें फिर 1/4 आएगा ऊपर, तो उससे 4 पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ताकि XYZ बच जाए, है ना। तो ऐसे सवाल को करना था। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5th पे आते हैं। इसमें क्या बोला कि अ रोड ऑफ फिक्स लेंथ के slides along the coordinate axis if it meets the axis at a 0 and b 0, b, then the minimum value of this, ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग एक रोड जो है वो स्लाइड हो रहा है, तो मान लो कि वो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे मिलता है, और इसको यहाँ पे मिल रहा है वो एक्सिस को बी पॉइंट पर 0, बी पर। फिर क्या बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका लेंथ के है, और है ना, तो लेंथ अगर के है तो आप क्या बोल सकते हो, A² प्लस B² इक्वल टू K² बोल दोगे, है ना, पाइथागोरस, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका A + 1/a का स्क्वायर प्लस B + 1/b का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे आप तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a² प्लस b² प्लस 2 प्लस 1/b² इतना आ रहा है ना। 2 + 2 तो 4 हो गया, फिर a² प्लस b² हो गया k², 1/a² प्लस 1/b² बचेगा, उसका अगर आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में a² प्लस b² बनेगा, उसको आप k² पुट कर दोगे और डिनोमिनेटर में बन जाएगा a/b का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आया ना भाई, ये इसको इसको इतना लिखा हमने, k² a/b का होल स्क्वायर लिखा। तो हमको क्या चाहिए था, मिनिमम वैल्यू चाहिए था, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना आपको, ए बी के स्क्वायर का या ए बी का मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये काम करते हैं, अगर हम ऐसे करें कि a² एक नंबर है, b² दूसरा नंबर है, उसमें एम जी एम लगाएं, तो a² प्लस b² इज a²b² प्लस हाँ /2 ग्रेटर देन इक्वल टू a² इंटू b² का 1/2, ज्योमेट्रिक मीन। a² प्लस b² आपको पता है कि k² होता है और बाई 2, और ये आ जाएगा ए बी। ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं ऑब्वियसली, है ना, हम उनको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहे हैं, a,0 और 0,b को, और फिर इसका स्क्वायरिंग भी अगर हम करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा इतना k4/4 आ जाएगा। तो वो अगर यहाँ पर पुट कर दोगे आप, है ना भाई, इसको इसको आपको मिनिमम करना है, जो भी क्वांटिटी है आपको इस क्वांटिटी को मिनिमम करना है। मान लो ये क्वांटिटी का वैल्यू t है, तो ए बी के स्क्वायर को मैक्सिमम कर देंगे, बस हो गया काम अब तो 4 + k², और मैक्सिमम इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, इतना k4/4। तो ये k4/4 अगर आएगा तो ऐसे, तो 4/k² बच जाएगा ये। तो आंसर आप समझ गए कितना आना चाहिए, 4 + k² प्लस 4/k², इतना आना चाहिए। ऑप्शन है कोई ऐसा, एक मिनट, इसमें शायद कुछ मिसप्रिंटिंग है कहीं पर, ऑप्शन सी और डी आइडेंटिकल टाइप कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शन को आप +4 बना लो, जैसे डी को +4 बना लेते हैं, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, देयर इज मिसप्रिंटिंग। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम अप्रोच की बात करें तो अप्रोच तो ऐसा ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, एम मतलब ऑल स्क्वायर ओपन करके एम जी एम लगाना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है फंक्शन का, इसमें डोमेन जो है वो गिवन है आपको एफ का कि 0 से 1 है, और हमको डोमेन फाइंड करना है e⁻x इसका। तो दोनों इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमको कि इसके लिए x क्या है, इसके लिए x क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो भाई पहले e(x) की बात करें, e⁻x की बात करें, तो हमको पता है कि भाई 0 से 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि x इसी को बिलोंग करेगा, है ना। तो e⁻x भी इसको बिलोंग करना चाहिए, मतलब f के अंदर जो भी क्वांटिटी है कुछ भी डाल दो, कोई भी क्वांटिटी अगर आप डाल रहे हो तो 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमको x चाहिए ना, तो log ले लेते हैं। ये 0+ है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो log 0+ हो जाएगा -∞, और इस पे log लिया तो x आ जाएगा, और log 1 हो जाएगा 0। तो ये तो आ गया फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास। सेकंड, अगर हम ln mod x की बात करेंगे तो ये होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, है ना। यहाँ पे e लेना पड़ेगा हमको, एंटीलॉग जिसको बोलते हो, e⁻0 हो जाएगा 1, और e अगर हमने यहाँ पे लिया तो mod x आएगा। अब मोड अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा -e से x -1 से बीच में, और यूनियन 1 से e के बीच में, ना, इन दोनों के बीच में यूनियन है भाई। बट पॉजिटिव वाला तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन लेंगे फर्स्ट का, और ये सेकंड, इसको सेकंड बोलेंगे पूरे को, तो ये तो नहीं आने वाला, मतलब 1 से e तो नहीं है, तो नहीं आएगा, -e से -1,
तो इंटरसेक्शन तो फिर ये आ जाएगा पूरा माइनस ई से -1, है ना, ये पूरा इंटरसेक्शन आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो माइनस ई से -1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको कि ये दोनों दोनों के अलग अलग हमको दोनों एफ के लिए डोमेन निकालना पड़ेगा और फिर उनके लिए इंटरसेक्शन ले लेंगे लास्ट में, तो वाई का फिर डोमेन आ जाएगा वहाँ से। ओके, गॉट इट, आगे बढ़ें। अरे भाई समझ में आ रहा है ना यार सबको, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, देन यस लिख दीजिए, यस बिल्कुल यस लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए कि अगर मैं मतलब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ समझ रहे हैं बच्चे, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये चीज़ आपने कैसे लिखा या कैसे आपने सोचा, या क्या जो भी मन में विचार आपके हैं तो उनको लिख दो, ठीक है ना। मतलब पूरा अभी चाहो तो अभी लिख दो, या कंप्लीट वीडियो हो जाए तो उसके बाद में लिख देना सर इस क्वेश्चन में ये चीज़ था, है ना। मतलब ये चीज़ हमको लगा कि आपने कैसे सोचा या फिर कैसे समझेंगे इस बात को ना, तो ऐसा कुछ है तो वैसा तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी कोई बात है, देन यू कैन आस्क, वहाँ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो कम्युनिटी है, मतलब यानी कि ग्रुप है टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, अगर आप उनमें हैं तो वहाँ पर भी आप इनसे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। बट अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है कि वीडियो में लोग मतलब स्टूडेंट्स देख रहे हैं और सीख रहे हैं, है ना। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, देन कमेंट जरूर कीजिए यार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे ये 6 था क्या, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आप पहुँच गए हम। तो इस सवाल में क्या बोला है, लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ कोड ऑफ हाइपरबोला पैरेलल टू दिस। तो देखो यार, मिड पॉइंट अगर पता है ना किसी भी कोड का, तो हम उसके लिए रिजल्ट जो लगाते हैं T=S1 लगाते हैं ना, ये बात पता होगी आप लोगों को। अब T क्या S1 क्या, ये आप जानते हैं इस बात को, है ना। तो मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है और उसके लोकस भी निकालना है, तो उसको H कोमा के मान लो, है ना। मैं हाइपरबोला ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे करके कोई भी हाइपरबोला बना लिया ये, और इसका कोई मिड पॉइंट आपको पता है कि H कोमा के है। हाँ, माना कि हाइपरबोला ऐसा नहीं होता, बट ठीक है, मैं जस्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रफ डायग्राम टाइप का बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि कोई भी कर्व बना लिया जिसका मिड पॉइंट H कोमा के होता है, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट हर एक चैप्टर में लग जाएगा। मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन यहाँ पे दिया है तो उसमें तो लगेगा ही, बट बाकी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों के लिए सेम मेथड T=S1 हम यूज करते हैं, सेम कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो लोकस का फाइंड करना मिड पॉइंट का, तो उसको H कोमा के मान लिया, और उसके रेस्पेक्ट में फिर आप लगा दो T=S1 H कोमा के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लगाते हैं कि एक्स की जगह पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पुट करते हैं x×x1, तो x×h पुट करेंगे, फिर -2y के पुट कर देंगे, प्लस एक्स की जगह पुट करते हैं x+x1/2, तो x+h/2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो उससे आ जाएगा ये 2x+h आ जाएगा, फिर -3 और y+k/2 आएगा, है ना। क्यों आएगा ये, क्योंकि y की जगह पुट करोगे आप y+y1/2, है ना, इक्वल टू जीरो नहीं, इक्वल टू S1 क्या हो जाएगा, 3h² -2k² +4h - 6k, ये हो जाएगा इतना। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया जिसका स्लोप जो है वो 2 है ना। मतलब आंसर हमारा इतना ही आ जाएगा, बट हमको एच और के को देखना पड़ेगा अभी, कि एच को जो एक्स डालेंगे, के को वाई डालेंगे, बट ये एक्स कोमा वाई तो यहाँ हटाना पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ करके, है ना। तो इसके पहले ले तो स्लोप 2 होगा, और स्लोप 2 कैसे आएगा वो देखो। अब स्लोप 2 कैसे आएगा कि इसका स्लोप 2, तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, भाई स्लोप क्या होता है, जैसे अगर y=mx+c होता है, या सॉरी ax+by होता है, तो स्लोप कैसे करते हो, x का कोफरेंट, मतलब स्लोप क्या होता था, -x का कोफरेंट डिवाइड बाई y का कोफरेंट। तो इसमें x का कोफरेंट कितना है बताओ, स्लोप 2 है ना, m की जगह 2 लिख दिया मैंने, माइनस लगा दिया एक जानबूझ के,
और अब यहाँ ऊपर एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, नीचे वाई का कोफिशिएंट लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट ऊपर 3h है, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी आएगा 2 +2 भी है उसमें, और वाई का कोफिशिएंट -2y तो दिख -2 के तो दिख ही रहा है। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर, एक मिनट, मैंने ये 2 नहीं लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर 2 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये 6 था ना, तो पहले ही डिवाइड कर दिया था वो, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए, बट यहाँ पे -3 आएगा ओनली, है ना। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, और ये हो जाएगा 4k + 6 = 3h + 2। ऑप्शन देख रहा है ऐसा कुछ, 3x - 4y = 4, ऐसा कुछ है। 3x - 4y = 4, हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है ना भाई। यहाँ से जो आया इसको छोड़ो आप, यहाँ से हमको स्लोप को हमने कंपेयर कर लिया 2 से, उसके बाद फिर जो h और k में एक इक्वेशन आ गया, और h और k तो वेरिएबल था, वही तो वेरी कर रहा था, तो उस h की जगह x डाल दिया, k की जगह y डाल दिया, बस बात खत्म, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सम निकालने के लिए बोला गया है 2 से इन्फिनिटी तक। नीचे डिनोमिनेटर में n² - 1 का क्यूब है, ऊपर 3n² + 1 है, ठीक है। तो ऐसा सवाल है ये। तो यार ऐसे सवाल को करने के लिए सीधी सी बात है, टेलीस्कोपिंग ही सोचना पड़ेगा हमको कि कैसे बनाए टेलीस्कोपिंग में, ठीक है। तो सोचो थोड़ा, तो टेलीस्कोपिंग में इसको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए आप देखो डिनोमिनेटर क्या है, n² - 1 का क्यूब, उसके अकॉर्डिंग ही न्यूमरेटर ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो न्यूमरेटर को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो आप तो एक बात तो समझ गए कि n² - 1 है सर, इसको n - 1 × n + 1 लिख सकते हैं, तो लिख दो n - 1 का क्यूब और n + 1 का क्यूब, है ना। उसके बाद में फिर न्यूमरेटर में आप लिख दो, है ना। अब आसान हो गया सोचना कि 2 चीज़ें डिनोमिनेटर में, तो उन्हीं का ही कुछ डिफरेंस वगैरह आ रहा होगा। तो अगर आप देखोगे तो जो 3n² + 1 है ना, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, समझे। तो अगर इसको डिवाइड करोगे आप, तो इतना हो जाएगा 1/n - 1 का क्यूब, है ना, और -1/n + 1 का होल क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, यहाँ पर आप 2, 3, 4 ऐसे करके, तो 2 पुट करेंगे तो 1/1 का क्यूब आएगा, माइनस ये 2 + 1 यानी कि 3 का क्यूब आएगा। फिर आप 3 पुट करोगे तो ये 2 का क्यूब आएगा, -1/, कितना आएगा, 3 पुट करें ना तो 4 का क्यूब आएगा। फिर ऐसे ही करके 3 का क्यूब आ जाएगा, और फिर -1/5 का क्यूब आएगा, एंड सो ऑन ही चलता रहेगा ना। ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता रहेगा कि इसे 4 का क्यूब आ गया, फिर -1/6 का क्यूब आ गया, ऐसा चलता रहेगा, इन्फाइनाइट तो चलता रहेगा। एंड में तो क्योंकि 1/n अगर आप डालोगे, मतलब 1/n का क्यूब भी अगर आएगा कहीं पर, या n - 1 का क्यूब आएगा, तो उसमें इन्फिनिटी डालने पर 1/n 0 हो ही जाना है। तो एंड में क्या बचना है उसकी चिंता मत करो। अब तो ये देखो कि कौन से टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, कौन से टर्म बच रहा है स्टार्टिंग में, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे इधर से। तो बचेगा बस यहाँ पर 1/1 का क्यूब + 1/2 का क्यूब, यानी कि 8। तो आंसर आ जाएगा 9/8, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 9/8। ओके, तो थोड़ा ये सोचना था कि टेलीस्कोपिंग में कन्वर्ट करना है, टेलीस्कोपिंग सीरीज में, तो n - 1 का क्यूब n + 1 का क्यूब में इसको ब्रेक करना था, ठीक है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें बोला कि स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द बोथ द पैराबोला। पैराबोला आपको दिख रहा है y² = 4x है, तो y² = 4x तो ऐसा बन जाएगा, और x² = -32y तो वैसे बन जाएगा, है ना, डाउनवर्ड।
तो अब जो स्लोप है जो दोनों पैरेलल को टच करती लाइन, हाँ उसका स्लोप निकालना है, मतलब उस लाइन का नहीं, दोनों की कॉमन टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए मतलब। अच्छा, इस पर कॉमन टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे, इस वाले को करने के दो तरीके हैं ना। मेथड नंबर 1 तो ये देखो आप, इस पर कोई पॉइंट ले लो, जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो 80 स्क्वायर कोमा 280 क्या हो जाएगा, a1 है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर कोमा 2t हो जाएगा। मेथड नंबर 1 इज की पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, है ना। वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, a1 है। और अब ये टेंजेंट जो है वो इसके लिए भी टेंजेंट है, तो y का वैल्यू इसमें डाल दो, है ना। y का वैल्यू डाल दो और वहाँ पर बस फिर डी जीरो कर दो क्योंकि टेंजेंट है, तो या x का वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। y में क्वाड्रेटिक टाइप का बन जाएगा, या फिर हाँ y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और क्या। तो उसके लिए आप डी जीरो कर देना, क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट आना चाहिए, है ना, क्योंकि टेंजेंट ऐसे कुछ बनानी है हमको, टेंजेंट ऐसे करके कुछ कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, है ना, कि इसको इसमें डालो, y को x के किसी को भी, और d को 0 कर दो। मेथड नंबर 2 फिर ये है, पहला काम तो ये करना है कि वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, तो लिख ही दो आप। फिर इसके लिए टेंजेंट लिख दो आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -32y के लिए। इसमें जो a है वो 8 है, और उसमें क्या करते हैं, टेंजेंट लिखने के लिए जो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा वो आपको कुछ अलग मानना पड़ेगा। और वो क्या मानोगे आप, एक्स तो आपको मानना पड़ेगा, मतलब जैसे ऐसे होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब ऐसा होता है -4by होता है, तो आप पैरामीटर मान लेते हो उसमें y मान लेते हो आप उसमें 80 स्क्वायर या BT स्क्वायर जिसको बोलते हैं, -BT स्क्वायर आ जाएगा y। x आप मान लो वहाँ पर 2BT, है ना, बात समझ गए। -2BT मान सकते हो, 2BT मान सकते हो, ठीक है ना, दोनों चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया इतना। अब यहाँ पे b का वैल्यू या a का वैल्यू जो भी है, b का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएगा -8t स्क्वायर, 16t। तो उसके लिए अगर आप टेंजेंट लिखोगे तो टेंजेंट कैसे लिखेंगे इस पर, टेंजेंट लिखना बड़ा आसान होता है। कैसे, एक्स स्क्वायर को जो मतलब टी को 0 लिखते हैं, टेंजेंट के लिए टी को 0 लगा दो, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर x1, यानी x1, मैंने उल्टा लिख दिया ना इसमें, 2BT -BT स्क्वायर होगा, है ना, समझ गया ना, मतलब अदला बदली करना पड़ेगा इनको। मतलब पॉइंट ऐसा आएगा 16t -8t स्क्वायर, ऐसे आएगा पॉइंट, है ना। मैंने जो है ठीक है, 2BT -BT स्क्वायर। मैंने एक्चुअली क्या किया कि y की जगह x का कोऑर्डिनेट लिख दिया यहाँ पर, जब पैरामीटर में लिखना था, और x की जगह y का लिख दिया ना, ठीक है ना। भाई आप सेटिस्फाई करवा के देख लो, पता चल जाएगा। x की जगह 2BT लिखो और y की जगह -BT स्क्वायर लिखो, सेटिस्फाई कर रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो यही पैरामीटर पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब इस पे आ जाओ वापस, एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखेंगे, x1 क्या 16t है। अच्छा, यहाँ पर इसमें आप T2 का यूज कर लो, या तो वहाँ T यूज करना तो यहाँ पर T1 यूज कर लो, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों T सेम होंगे, दोनों पैराबोला के लिए पैरामीटर अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। तो 16t1 x प्लस, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, t को 0 लगा रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह इतना लिख दिया, इक्वल टू -32 y की जगह पर y प्लस y1/2, तो /2 कर देंगे, ठीक है, y प्लस y1 कितना है
8t1 स्क्वायर अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 तो चलो यहाँ डाल दो। अब ये दोनों टेंजेंट या दोनों जो इक्वेशन है ये सेम ही टेंजेंट का इक्वेशन है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे। वाई का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पर तो टी है ना, और इधर वाई का कोफिशिएंट कितना है। अच्छा पहले उसको सही फॉर्म में लेके आओ भाई ना, सही तरीके से लिखो उनको। अगर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप में लिखा हुआ है तो इसको भी वैसे लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, क्योंकि कंपेयर करने के लिए सेम टाइप में दिखना जरूरी है ना इक्वेशन को। तो y को इधर ले लो, तो 16y हो जाएगा वो -16t1x ऐसे आ जाएगा, और इधर ये -16 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यहाँ पर, तो 16 इंटू 8 ऐसा आ जाएगा। तो y का कोफिशिएंट उधर ऊपर तो t है, y का कोफिशिएंट नीचे 16 है, x का कोफिशिएंट ऊपर 1 है, नीचे -16 t1 है, और कॉन्स्टेंट टर्म उधर टी स्क्वायर है, इधर कॉन्स्टेंट टर्म 16 इंटू 8 t1 का स्क्वायर है। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, 16 से 16 गया है यहाँ पर, फर्स्ट दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो t1 आ जाएगा आपके पास में -1/t। फिर फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर कर दो, 16 से 16 यहाँ भी चला जाएगा, और t आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 8 t1 का स्क्वायर। अब t1 का स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1, और टी स्क्वायर लिख देंगे, तो t4 इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो t³ इक्वल टू 8 बन जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 2 आ जाएगा, और t ही स्लोप था, है ना। अगर आप देखोगे स्लोप ऑफ द लाइन क्या है यहाँ पर, वाई टी इक्वल एक्स प्लस, नहीं टी स्लोप नहीं था, 1/t स्लोप था ना, 1/t स्लोप था, है ना। वाई इक्वल एम एक्स प्लस इसे कंपेयर करेंगे तो t2 आया तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप इज 1/2, 1/2 यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से आपने करी है और कौन सा अप्रोच आप पसंद करते हो, है ना। फर्स्ट मेथड बड़ा इजी लगेगा आपको, क्योंकि सीधा वाई टी इक्वल एक्स प्लस टी स्क्वायर लिखना है, फिर उसको सेकंड में पुट कर देते हैं, देन कंपेयर कर दो, मतलब सॉरी डी इक्वल 0 लगा दो, क्योंकि कॉमन इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में दोनों के लिए टेंजेंट अलग अलग लिखा, अलग अलग पैरामीट्रिक पॉइंट के लिए, है ना, और फिर दोनों टेंजेंट सेम ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने उनको कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करते टाइम भी ध्यान रखना है कि सेम फॉर्म में पहले लेके आओ उनको, फिर कंपेयर करो कोएफिशिएंट्स को। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 शायद ये लास्ट सवाल है हमारे आज के सेशन का। इसके अलावा एक दो सवाल और भी हैं। एक स्टूडेंट ने 2 डाउट पूछे थे कल, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे उस स्टूडेंट के डाउट्स को, अदरवाइज सेशन 1 क्वेश्चन नंबर 10 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें लिखा हुआ है कि λ1 λ2 आर द टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द एक्सप्रेशन जो है कैन बी रिजोल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर फैक्टर्स। तो देखो जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन है जो को जिसको रिजोल्व करना है या तोड़ना है, जिसको 2 लीनियर फैक्टर में, है ना, उनके प्रोडक्ट में तोड़ना है, देन क्या होगा फिर λ3 λ1 + 2 λ2 क्या होगा। तो देखो तोड़ना बड़ा आसान होता है। आप इसके लिए क्या करते हो, क्या कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा वही चीज़ है जिसको आप बोलते हो ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0। इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा को 0 करना पड़ेगा ना। इसको आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अच्छा A, B और C, मतलब ये क्या चीज़ है, A है यहाँ पे 1, B भी है यहाँ पे 1, B इज कोफिशिएंट ऑफ y², C इज कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 6 है, ABC, फिर F क्या है, F है y के कोफिशिएंट का आधा करने करेंगे तो -7/2, G है फिर x कोफिशिएंट का आधा यानी कि -5/2, H क्या है,
एक्स वाई कोफिशिएंट का हाफ करेंगे लेमडा बाई 2। तो इन सब वैल्यू को अगर हम जब इसमें रखेंगे तो वहाँ से हमको 3 λ1 प्लस मतलब λ1 λ2 मिल जाएगा, क्योंकि लेमडा की 2 वैल्यू आएंगे, 2 रूट आएंगे। कैसे? a इंटू बी इंटू सी करो तो 6 आएगा। 2 टाइम्स एफ जी एच करेंगे तो एफ जी एच करो तो 7 इंटू 5 35, 35/8 इंटू 2 35/4, और लेमडा भी है। थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा भाई यहाँ पे ना, ए एफ स्क्वायर तो 49/4 यानी बी जी स्क्वायर 25/4 माइनस सी एच स्क्वायर तो 6 और लेमडा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, और लेमडा में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसके 2 रूट्स निकाल लो, है ना। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये 24 यहाँ पे बनेगा, है ना, और 24 और प्लस 24 प्लस का है और 25 किसका है? माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 50 हो जाएगा ये, है ना। तो मतलब माइनस का 50 हो जाएगा, तो माइनस का 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 35 लेमडा माइनस का 50 इक्वल टू 0 ऐसे आ रहा है। माइनस कॉमन ले लो यार यहाँ से, तो 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 30 प्लस नहीं यार माइनस 35 लेमडा और प्लस 50। तो मल्टीप्लाई करने पर 300 आना चाहिए, और प्लस करने पर 35। तो ऐसा कौन से नंबर में पॉसिबल है? 20, 20 और 15, है ना। 6 लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20 लेमडा कर दो, माइनस 15 लेमडा कर दो, 50 इक्वल टू 0। मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 अभी यहाँ से आप निकाल लोगे, इसके 2 रूट्स आएंगे, और उसमें से बड़ा वाला जो है ना वो लेमडा आप लोगे ना, बड़े वैल्यू को लेमडा मानोगे, छोटे को लेमडा 2। तो अब कर लोगे इसको पूरा, मैं नहीं करता हूँ, मतलब मेरे सामने आप कर लोगे ना, ठीक है ना। कि यहाँ से आप कंसेप्ट बताइए, बाकी का पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो भी थोड़ा बहुत तो हम कर ही देंगे, है ना भाई, इतना तो कर दोगे यार। चलो तो इतना सेशन 1 कंप्लीट है हमारा आज का। अब कुछ डाउट्स है, किसी के डाउट्स है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ कर्व पूछा है इसने, इस कर्व का एरिया कितना होगा बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, इन स्क्वायर यूनिट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे ना या देखोगे ना, तो आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये जो वाई स्क्वायर है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, और वाई स्क्वायर को पॉजिटिव होने के लिए ये जो आर एच एस ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और आर एच एस पॉजिटिव कब होगा? सिर्फ 2 से 4 के बीच में होगा। और क्योंकि वाई में स्क्वायर है, मतलब वाई में इवन पावर है, और किसी भी कर्व में अगर इवन पावर, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट में किसी भी वेरिएबल में इवन पावर है, अगर वाई में इवन पावर है तो ग्राफ जो है ना एक्स एक्स के बाद सिमेट्रिक रहेगा। और अगर एक्स में इवन पावर होता, जो कि नहीं है ना, मतलब सारे पावर इवन होने चाहिए, तो फिर वाई के अबाउट सिमेट्रिक होता अगर एक्स में होता तो, बट एक्स में तो ऐसा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक होगा सिर्फ एक्स के अबाउट, क्योंकि वाई में इवन पावर है। तो ये 2 से 4 में ग्राफ बनेगा, जो भी टाइप का बनेगा, जैसे बनेगा सिमेट्रिक बन जाएगा। तो हम उसको डबल कर देंगे एक ऊपर का निकाल करके, है ना, और ऊपर का निकालने के लिए वाई डी एक्स कर देंगे। एरिया क्या हो जाएगा? 2 से 4 वाई इंटू डी एक्स, ये एरिया हो जाएगा, और उसको 2 टाइम कर देंगे, है ना। अरे बात समझ गए भाई? बोलो, क्या इतनी बातें समझ में आई आपको, है ना? आ रही, आ गए ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो बस अब तो अब सवाल ख़त्म है, क्योंकि यहाँ ऊपर x बचेगा और यहाँ अंदर आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो वो बनेगा कितना? -4 -2 माइनस नहीं प्लस का 4x, एक तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और 2x और 4x 6x बनेगा, और माइनस का
बनेगा फिर 8 ना, -8 + 6x - x², ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे सोल्व किया जाए? तो उसके लिए जो तरीका होता है वो आप जानते हो ना, कि भाई जो बाहर जो पड़ा हुआ है ना, बाहर सॉरी बाहर नहीं, रूट के अंदर जो है क्वांटिटी, उसको आप इस तरह से तोड़ो। रूट के अंदर जो भी है ना, जो भी है ये, मान लेते हैं कि ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको आपने gx नाम दे दिया। तो gx को आप इस तरह से तोड़ना है आपको कि डेरिवेटिव ऑफ, नहीं, gx को तो लिखना है हमको, सॉरी gx को नहीं तोड़ना, तोड़ना x को है, अंदर वाले को तोड़ना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बाहर जो पड़ा हुआ है ना x, उसको उसको लिखना पड़ेगा, उसको इसके अंदर वाले के डेरिवेटिव में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ -8 + 6x और -x² और प्लस b, ऐसे तोड़ दो उसको यार, है ना, ऐसे टूट जाएगा वो। ऐसे तोड़ने के बाद में फिर इस वाले पार्ट को अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, मतलब x की जगह पुट कर देंगे वहाँ पर, तो फिर रूट मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये वाला पार्ट अलग मल्टीप्लाई होगा, अलग इंटीग्रेट होगा, ये वाला अलग इंटीग्रेट होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा इस सवाल में, थोड़ा सा जाएगा यार, कैलकुलेशन तो होगा इस सवाल में, ठीक है। बट आप समझ गए कैसे इस सवाल को किया जाना है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर इसको मतलब ठीक है, आप आगे कर लोगे यहाँ पे ना, मुझे लगता है समझ गए होंगे। चलो एक फाइनल इसमें अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखो इसको कि 2 टाइम्स 2 से 4 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6 - 2x होगा, बाहर वाले वाले ये इसका ब्रेक रूट का, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 से 4, और ये b, यहाँ पे b भी आएगा एक। अच्छा a और b आप फाइंड कर ही लोगे ना कंपेयर करके, ना भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, क्योंकि ये जो लिखा है ये LHS = RHS आइडेंटिटी है, कंपेयर करके आप a और b तो निकाल लोगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन मतलब इस लेक्चर का लास्ट सवाल, इसमें बोला कि f(x) = ये दिया है और b² = b² 4ac है, और सब पॉजिटिव है, मतलब c पॉजिटिव है, कहने का मतलब 4c पॉजिटिव है, BCD रियल नंबर है, देन द f(x) क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना ये, तो एफडेक्स तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर देखते हैं एफडेक्स पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, वहाँ से सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो एफडेक्स निकाला हमने, इतना आया। अब यहाँ से तो देखो एफडेक्स के बारे में पता करना पड़ेगा कि एफडेक्स हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा क्या होगा। अगर एफडेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो एफएक्स इंक्रीजिंग आ जाएगा, एफडेक्स हमेशा नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग आ जाएगा, और एफडेक्स पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी अगर होता है तो फिर एफडेक्स के 2 रूट्स आ जाएंगे, और एफडेक्स 2 बार 0 होगा, एफडेक्स 2 बार 0 होगा तो एफएक्स की भी, एफएक्स का एक मैक्सिमा, एक लोकल मैक्सिमा, एक लोकल मिनिमा जरूर आएगा, कंफर्म। और एफडेक्स एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता करेंगे कि ये क्या है, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट से पता चल जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4b² - 4a इंटू सी, 4 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा b² - 3c। b² - 3c क्या है, b² में से 4c माइनस कर रहे हैं ना, ज़्यादा माइनस कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव आ रहा है, तो b² - 3c, थोड़ा छोटा सा नंबर माइनस करोगे तब भी तो पॉजिटिव रहेगा वो, हाँ भाई, बड़ा नंबर माइनस करने पर पॉजिटिव रह रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब डी आ गया पॉजिटिव। डी पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो यानी कि एफडेक्स के 2 रूट्स होंगे, मान लो कि x1 और x2, यानी कि ये 2 बार 0 होगा,
अगर मैं एफ का ग्राफ बनाता तो इट लुक लाइक ऐसा, यानी कि ये कभी पॉजिटिव भी होगा, कभी जीरो भी होगा, कभी नेगेटिव भी होगा। तो कहने का मतलब एफ एक्स जो है वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देगा। बात समझ गए? क्योंकि अब डेस्क 2 बार जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो एक बार लोकल मिनिमा देगा, एक बार लोकल मैक्सिमा देगा। एफ एक्स क्या था? क्यूबिक था, और क्यूबिक के एक लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा हो सकता है। तो बस, तो वैसा कुछ आंसर आएगा। स्टिल इंगेजिंग स्टिल डिक्रीजिंग बिल्कुल नहीं आएगा। लोकल मैक्सिमा बिल्कुल सही बात है। ये बाउंडेड का बात करें, बाउंडेड वगैरह तो कोई क्यूबिक तो बाउंडेड कहाँ कहीं से होता ही भी नहीं है। अगर उसका डोमेन अगर आप रियल नंबर लेके रख रखा है आपने तो, है ना, तो चांस ही नहीं बाउंडेड होने का क्यूबिक में। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है रेंज, है ना भाई। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? उसका रेंज कोई दो फिक्स क्वांटिटी के बीच में आ जाए। तो अगर एक्स रियल नंबर है तो देन क्यूबिक का रेंज रियल नंबर होता है, डोमेन रियल नंबर है तो, चाहे कोई भी क्यूबिक हो, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो, रियल पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आज के सेशन में। तो इसको यहीं एंड करते हैं। कल फिर लौटेंगे हम एक नए सेशन के साथ में। नए सवाल होंगे 10। आज वैसे टोटल 12 सवाल हो गए, बट ठीक है। लास्ट के 2 शायद PYQ थे, है ना। बट आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा, तो क्या बोले, मतलब सब कुछ समझ में आया होगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल ये लिए हैं। जेई मेन में डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन कंसेप्ट से रिलेटेड, अब सेम सवाल तो पता नहीं, लेकिन इन कंसेप्ट का यूज करके सवाल जरूर बनेंगे जेई मेन में, है ना। तो आप इनको सीखिए, ट्राई कीजिए, खुद से भी सीखने की कोशिश कीजिए। और इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, और टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप उन ग्रुप में नहीं है तो इन प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका, इस सेशन का, इन सेशन का मिल जाएगा आपको PDF, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, आज इवनिंग वाले सेशन में चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। और जो भी आपको लग रहा है यहाँ पर सवालों के बारे में, या कोई डाउट है JMN से रिलेटेड, या कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का, कमेंट कर दीजिए, या मेरे को पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में आइए, देन मेरा वहाँ से आपको जो भी मिल जाएगा डिटेल्स, तो आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर।